प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 और ये उसका थर्ड पार्ट है, मतलब वीडियो नंबर 3। बच्चों अभी तक हमने सबसे पहले तो आवेश क्या होता है वो पढ़ लिया, किस किस तरीके से वस्तु को आवेशित किया जाता है वो भी पढ़ा, फिर आवेशों के गुणधर्म भी पढ़े और उसके बाद हमने कूलाम का नियम भी पढ़ लिया था। ठीक है, और कूलाम के नियम पे ऊपर हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं करा, तो आज के लेसन में हम उस कूलाम के नियम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और साथ के साथ जो हमने एक लास्ट में टॉपिक छोड़ा था आपेक्षित विद्युतशीलता, वो भी आज अपन कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो यह है हमारा आज का गोल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे, उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे और फिर इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी आपेक्षित विद्युतशीलता के साथ। तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये कोई दो आवेश हैं, दो आवेश अगर किस में रखे हुए, निर्वात में रखे हुए, निर्वात मतलब वैक्यूम में जाके स्पेस में जाके तो आपने दो आवेश रख दिए। जब रखे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, अब वो या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमने बोला था ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो बल कितना लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, अब ये जो इनके अंदर बल लग रहा है इसमें जो K है, K किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन को अपन क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये जो बल लग रहा है इसमें किन के बीच में लग रहा है, निर्वात के बीच में। अब मान लो इनको मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, किसी माध्यम में डाल दिया, तो जब आप इसे किसी माध्यम में डालोगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना अपने को। कि भाई मान लो इसको मैंने डिस्टिल वाटर में डाल दिया, ठीक है, मतलब पानी में डाल दिया या किसी और माध्यम में डाल दिया, तो बल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो उस केस में उस माध्यम में लगने वाला जो बल होता है उसमें K का मान चेंज होके कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और टर्म आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को ही अपन बोलते हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, या फिर इसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और बाकी सारी टर्म एज इट इज रहती है। तो जब मैं ये तो हमारा बल किस में लग रहा है, हमारे निर्वात में, और ये हमारा बल किस में लग रहा है, हमारे माध्यम में। तो हम ऐसा करते हैं K की जगह वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे पहले। तो देखो भाई K की जगह वैल्यू रखी अपन ने, तो देखो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बटा R²। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों को जब अपन भाग देंगे तो देखो क्या होगा, समीकरण 1 को अपन ने डिवाइड करा 2 से, तो समीकरण 1 को डिवाइड कर दिया अपन ने 2 से, तो देखो क्या मिला हमें F/F m मतलब मीडियम। ठीक है ना, मीडियम के लिए हमने लिखा है m, हिंदी में बोलेंगे माध्यम, माध्यम कुछ भी हो सकता है ना। तो दोनों को डिवाइड करते देखो क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2 और ये अपॉन R² और ये अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो ये जो वाली टर्म है ना, ये Q1 Q2 अपन R² वाली टर्म इसको खा गई, ये 1/4 पाई को खा गया, एप्सिलॉन नॉट को खा गया। तो ये F/F मीडियम किसके बराबर आ गया, ये जो एप्सिलॉन आ रही क्या चला गया गुणा में ऊपर। तो यानी हमें पता चला किसी भी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/εr गुना होता है। ठीक है, और किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी किसी भी माध्यम में जो बल होगा वो निर्वात से हमेशा क्या होगा, कम होगा। जैसे कि डिस्टिल वाटर के लिए, शुद्ध जल के लिए जो मान होता है वो होता है 80। तो मान लो अगर निर्वात में दो आवेशों के बीच में 80 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसको जल में डालते ही बल हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन का, क्योंकि हमने एप्सिलॉन R का मान कितना रख दिया, 80 रख दिया। ठीक है, तो 80/80 सॉल्व करते कितना हो गया हमारे पास, 1 न्यूटन। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो किसी भी माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो निर्वात में लगने वाले बल का कितना होता है, 1/εr गुना होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। एक रिलेशन तो ये है।
और साथ के साथ एक रिलेशन और आता है कि हम ये जो हमने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर लिखा ना, इसको हम सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी आपको कई जगह मिलेगा, पर ज्यादा काम का ये है कि किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात के बल का एक बटा एप्सिलॉन आर होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मान लो कि ये ना दो आवेशों के बीच में ना निर्वात में 16 न्यूटन का बल लग रहा है। मैंने बोला उसको एक ऐसे माध्यम में रख दो जिसका अपेक्षित विद्युतशीलता मान लो 4 की है, ठीक है ना भाई। मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया, मान लो निर्वात में बल कितना लग रहा है हमारे पास, मान लो 16 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर का मान मैंने आपको कितना दे दिया, 4। मैंने बोला उस माध्यम में बल कितना लग रहा है, आपने बोला ठीक है सर ये निकाल लो, Fm इज इक्वल टू 16/4 यानी 4 न्यूटन का बल लग रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना तो इसकी कोई विमा होती है, तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में अच्छे से फिट कर लेंगे अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी माध्यम में बल अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे ही दिया। और एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा, कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही कोई इसकी विमा होती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। भाई अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये F बराबर K Q1 Q2 और ये बटा R स्क्वायर, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, मतलब इसमें हमने कोई वेक्टर नहीं लगाया, कोई सदिश नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं इसका सदिश रूप लिख लूं तो मतलब मैं इसमें दिशा भी डिफाइन करने लग जाऊं तो फिर क्या होगा, उसके लिए अपने को वेक्टर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा अनुमान है कि आप में से कई बच्चों को शायद वेक्टर आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो चाहिए होता है उसका परिमाण, भाई वेक्टर होता क्या, एक सदिश क्या होता है जिसमें परिमाण हो और दिशा हो। तो दिशा के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, एक एकांक सदिश। किसी भी सदिश के लिए उसकी दिशा बताने के लिए अपन क्या लिखते हैं, एकांक सदिश लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए और उस सदिश, इस एकांक सदिश को अपन बताते कैसे, वेक्टर लिखो और उसके ऊपर कैप लगा दो, जो क्वांटिटी जैसे ए और कैप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2i कैप, पढ़ा होगा सबने 2i कैप, तो ये 2 तो इसका परिमाण है और i कैप क्या है, इसकी दिशा को बता रहा है, ठीक है। तो 2 इसका परिमाण है और i कैप क्या बता रहा है, इसकी दिशा को बता रहा है, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर किसी भी सदिश को लिखना है तो 2 चीजें चाहिए, एक उसका परिमाण चाहिए और दूसरी उसकी दिशा चाहिए। तो परिमाण जो लिखा है, जो भी हमने लिखा था K Q1 Q2 बटा R, इसका वो परिमाण था, और दिशा R कैप, वो देखते हैं अभी R कैप कहां से कैसे उठ के आया। तो उसके लिए देखो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई 2 आवेश है, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। अब ये जो Q1 है इसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा, कोई ना कोई स्थिति होगी, पोजीशन होगी। भाई मान लो इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक 1 2 3 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका स्थिति सदिश है बेटा वो है R वेक्टर, R1 वेक्टर, और इसका है R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। अभी स्थिति सदिश क्या होता है सर, तो देखो जैसे मैंने बोला, मान लो कि कोई त्रिविम निकाय, मतलब जैसे रूम है, मान लो मैं जैसे रूम में खड़ा हूं, ये मार्कर है, ये कोना मेरे यहाँ पे नीचे, उस कोने से मैंने क्या डाला, इसके ऊपर एक वेक्टर डाला, मान लो इसके निर्देशांक 2 3 4। तो मैं इसके लिए जो इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी जो इसकी पोजीशन को बता रहा है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी स्थिति होगी, इसकी स्थिति को बता रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, हिंदी में उसकी स्थिति सदिश। तो ये R1 और R2 इनकी स्थिति सदिश को बता रहे हैं। तो देखो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि दोनों कैसे आवेश हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब लाइक चार्जेस है, सजातीय आवेश है, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों बल एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा रहे होंगे, ये इस पे ऐसे और ये इस पे ऐसे। इस पे बल किसने लगाया है, एक ने लगाया, किस पे लगाया, 2 पे, तो उसको लिखेंगे कैसे, F21। F21 का मतलब, इसका मतलब है जिसने लगाया है, जिसने लगाया है, ठीक है। और इसका मतलब जिस पे लग रहा है, जिस पर लग रहा है।
तो देखो एक ने लगाया 2 पर, तो उसको अपन लिखेंगे F21 वेक्टर, और यहां पर F12 लगाया किसने? 2 ने। किस पे लगाया? 1 ने, 1 के ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे F12 वेक्टर लिखना है तो देखो एक तो मैं लिखूंगा परिमाण K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और साथ के साथ एक इसका एकांक सदिश लिख दूंगा R12 कैप, और इसकी दिशा क्या है? इसी की दिशा में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था परिमाण चाहिए होता है, दिशा चाहिए होती है। दिशा के लिए अपन क्या लिखते हैं? एकांक सदिश, तो लिख दिया अपन ने। ऐसे अगर मैं F21 वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। वापस R21 कैप इसकी दिशा को बता रहा है जो यहां पर है। ठीक है ना, एकांक सदिश किसका? परिमाण एक होता है जिसका काम सिर्फ दिशा बताना होता है और कुछ भी नहीं। तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि R12 कैप की डायरेक्शन R21 की ऋणात्मक के बराबर है। यानी ये जो बल है ना, ये भी परिमाण में तो समान है लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। बस हो गया हमारा काम। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यही है इसका सदिश रूप। ये हमारे जो हमने कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला निकाला था उसका सदिश रूप है ये। ठीक है, तो आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल तो लगा रहे हैं, ठीक है, समान बल लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में। अगर प्रतिकर्षित करे तो ऐसे, आकर्षित करे तो ऐसे। याद रखेंगे, अगर आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे चिन्ह बनाते बेटा, और वही आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाए, अट्रैक्ट करने लग जाए, तो उनमें साइन कैसा हो जाता है? ऐसा। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमें आना चाहिए कि कैसे हम सदिश रूप लिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ कूलाम के नियम के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए लग सकता है। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है कि भाई एक सिस्टम है, एक निकाय जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वो बहुत सारी चीजें ना मिलकर के किसी एक चीज के ऊपर कुछ ना कुछ परिणामी उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है ना, अब हम इस चीज को यहां पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई यहां पर हमारे पास एक निकाय है और निकाय में बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे चार्जेस हैं, और वो सबके सब आवेश मिलकर के एक आवेश पे बल लगा रहे हैं। तो देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक आवेश मिलकर के एक जो चार्ज है बेचारा छोटा सा, उसके ऊपर बल लगा रहे हैं। मतलब एक क्लास में डरा हुआ सा बच्चा है, बहुत घबराया हुआ रहता है सारा दिन, उसको है ना सब मतलब उसके ऊपर होश जमाते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है कि भाई ना ये हमारे एक आवेश है और इसके ऊपर सब मिलकर के बल लगा रहे हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या है? हमारे पास n आवेश है और उस n आवेशों पर अलग अलग n आवेश, हमारे पास एक आवेश है Q और उस पर n आवेश क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है। देखो ये Q है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Qn। इसका इससे सदिश क्या है? R1 वेक्टर। अरे देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये R2 वेक्टर, ये R3 वेक्टर और ये Rn वेक्टर। तो अगर मुझे इस पे लगने वाला परिणामी बल निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारे पास बराबर हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और ये कहां तक चलेगा? डब 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 कर करके n तक। मतलब इस पे लगने वाला परिणामी बल इन सभी की वजह से लगने वाले, उत्पन्न होने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये हमें बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से फील अपने को हो जाएगा क्या है ये सब चीजें। ठीक है, आप चाहो तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो, से K Q1 Q और ये R1 का स्क्वायर, R1 कैप लिखा था ना अभी, R कैप से गुणा किया था वैसा ही। ऐसे ही करते करते लास्ट में आप लिख दो K Qn Q अपॉन R n का स्क्वायर इंटू ये Rn कैप। ठीक है, ये हमारे पास बल आ जाएंगे, कुल बल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, फीलिंग नहीं आएगी। तो अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, तो हम समझ पाएंगे कि टॉपिक का रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो
तो ये रहा हमारे पास सबसे आसान, बुक का सबसे इजी प्रश्न आप लोगों के सामने है कूलाम के नियम पे। तो देखो क्या है भाई, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर इतने और इतने आवेश हैं, ठीक है ना, उनके बीच कितना बल लग रहा है। तो आसान प्रश्न है, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, इस पर आवेश कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, Q2 पर कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। भाई 30 सेंटीमीटर लिखने में बड़ी परेशानी आती है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2, है ना, मीटर में, ठीक है ना, बहुत आसान होता है ऐसे लिखना। अब बताना है इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, तो बल के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला K Q1 Q2 बटा R², खत्म। F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। तो देखो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, Q2 का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और अपॉन R कितना है 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2 और इसका वर्ग। अब आप चाहो तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिखा है तो आप इसको लिखो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1, क्योंकि एक जीरो को खा गया, ठीक है ना। जिन बच्चों को शिफ्टिंग नहीं करना आती मैं बता देता हूं, जैसे ये लिखा है, तो बच्चों देखो जब एक जीरो ऊपर जाता है ना तो घात को 1 से बढ़ा देता है, जो भी लिखा है ना उसमें घात में 1 जोड़ दो, अगर आप एक जीरो ऐसे ले रहे हो तो, और वहां से दे रहे हो तो घटा दो, तो ये -1 आ गया इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट मतलब सिंप्लीफाई करके ये लिख देता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो गया हमारे पास, देखो 9 कुछ नहीं हो पा रहा, 9 का 2 का कुछ नहीं हो पा रहा, 3 का कुछ नहीं हो पा रहा, इंटू 10 की घात 9 प्लस का 9 माइनस का 7 कितना हो गया -14, और नीचे हमारे पास हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 10 की घात माइनस का 2। ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात कितना बच रहा है माइनस का 9 में से 14 गया तो माइनस का 5। अब ध्यान से सुनना 10 की घात माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा, तो उत्तर आया 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन। यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे पे मिलकर के कितना बल लगा रहे हैं 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन। बहुत आसान प्रश्न, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ओके आप आराम से क्या कीजिए, पहले पॉज कीजिए। आप कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, पॉज करेंगे वीडियो, खुद से ट्राई करेंगे, फिर आपको नहीं आता तो आप देखेंगे, ठीक है, वीडियो को वापस रिज्यूम करके, ठीक है। देखो क्या है 1.2 क्वेश्चन बैक का कि भाई 0.4 पिको कुलाम, पी मतलब होता है पिको, है ना, पिको कुलाम का मतलब होता है, या पिको का मतलब होता है, जनरल बता रहा हूं, पिको का मतलब कितना होता है -12, ठीक है। पिको याद रखेंगे 10 की घात -12। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे माइक्रो कितना होता है -6, मिली कितना होता है -3, पिको कितना होता है -12, नैनो कितना होता है 10 की घात -9। तो मैं आवेश कितना दे रखा है कि 0.4 पिको कुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में इतना बल लगता है। अगर दूसरे पे इतना आवेश हो, कितना 0.8, बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अपन करेक्शन करेंगे, ये जो है हमारा माइक्रो लिखा हुआ है, पिको नहीं है, ये माइक्रो है और ये भी हमारा माइक्रो कुलाम है, ठीक है। ये मैं करेक्शन कर देता हूँ, हाँ। तो हमारे पास कोई 2 आवेश है भाई, और 2 आवेशों के बीच में ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, Q1 आवेश, ये Q2 आवेश। Q1 का मान 0.8 माइक्रो कुलाम है, Q2 का आवेश 0.4 माइक्रो कुलाम है। दोनों के बीच में बल का मान भी हमें पता है, बल कितना लग रहा है दोनों पे मिला के 0.2 हमसे पूछ रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, और पूछ रहा है एक दूसरे गोले ने पहले पे कितना बल लगाया। मैंने आपको बताया था ना, जितना पहले ने दूसरे पे लगाया उतना ही दूसरे ने पहले पे लगाया, मतलब इसका उत्तर तो 0.2 न्यूटन ही आएगा। तो इसको सॉल्व तो करना नहीं है, हाँ दूरी जरूर निकालनी पड़ेगी, आर निकालना पड़ेगा भी कितनी दूरी है।
तो ये जो F है वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F कितना है 0.2, K कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना है 0.8, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस का 6, और 0.4 माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6, और दूरी अपने को नहीं पता। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो पॉइंट उड़ाया नीचे लिख दिया अपन ने 100। ठीक है ना, वैसे तो आप जिनको कैलकुलेशन डायरेक्ट आती है वो कर सकते हो, मैं भी डायरेक्ट ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए आराम से कर रहा हूँ मैं। ये 10 नीचे बचा। अब देखो अगर नीचे कोई चीज है ना तो आप सीधा सीधा काट सकते हो, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब देखो ऊपर से भी कट रहा है, 2 एकम 2 और ये 2 चौकाट कट गया। ठीक है, हमें आर स्क्वायर का मान चाहिए, आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, और यहाँ पे देखो कितना बच रहा है 9 बच रहा है, ये 4 और ये 4 बच रहा है, गुणा 10 की घात 9 ये रहा, माइनस का 6 ये रहा, माइनस का 6 ये रहा, और ये जो नीचे बच रहा है 10 की घात 1 वो ऊपर जाके हो गया -1। ठीक है ना, ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम यहां लिख देते हैं। देखो तो देखो r का मान कितना है हमारे पास, 9 का हो गया 3, 4 का हो गया 4, सॉल्व करो, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 और एक हो गया माइनस का 13, माइनस का 13 प्लस का 9 करोगे 10 की घात माइनस का 4 आएगा, यानी उनके बीच की दूरी आ गई 12 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी दूरी, यानी 12 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मीटर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, जो अपने बहुत आराम से सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर अच्छे से हो गई है। चलो अपन फिर आगे चलते हैं बच्चों। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है हमारे पास 1.6 एग्जाम्पल है, और ये मेरे को क्या बोल रहा है कि 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, इन पे विचार कीजिए। ठीक है, कर लिया अपन ने, विचार कर लिया, जिनमें से प्रत्येक Q के बराबर है भुजा L भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे। बेटा L है, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रों पर 1.9 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो कि इसके सजातीय पर परिणामी बल कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। देखो ये तुम्हारा है त्रिभुज, अगर त्रिभुज समबाहु है यानी भुजा L है, तो बेटा इसके बीच में एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, है ना, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक बोलते हैं। ये रहा बीच में होता है, जहां पे इसके जितनी भी माध्यिकाएं होती है ना, जो मीडियंस होती है, इंग्लिश में मीडियंस हिंदी में माध्यिकाएं मिलती हैं, उसको अपन बोलते हैं केंद्रक। तो ये जो केंद्रक होता है ये इस वाली से कितनी दूरी पर होता है, अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, सच कुछ नहीं है, बहुत आसान है इसकी वैल्यू निकालना, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कैसे लर्न करना है। तो बेटा ये होता है L/√3, और ये वाली जो दूरी है ये वाली, ये छोटी होती है थोड़ी, इसकी वाली होती है L/2√3। ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे अपन कि किसी भी आपके कॉर्नर से, शीर्ष से इसकी जो दूरी होती है वो तो L/√3, और किसी भी जो साइड है उससे इसकी दूरी होती है L/2√3। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या बोला भाई, इसके कॉर्नर के ऊपर, शीर्षों के ऊपर 3 आवेश रखे, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, तो 3 आवेश इसके कोनों पे रखे, शीर्षों पे रखे। ठीक है भाई, और इसकी लंबाई भी अपने को दे रखी, बोले भाई ये L है, ये लो भाई L आ गया हमारे पास, ये भी L, ये भी L, और क्या बोला, चित्र में दर्शाए अनुसार Q जो कि किस पे रखा है, इसके केंद्रक पर रखा है, सजाती है। सजाती मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये तीनों नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके ऊपर परिणामी बल कितना लग रहा है ये पूछ रहा है अपन से। तो देखो आसान है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि भाई ये दोनों आवेश सजाती है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंबल ऐसा होता है। वैसे हमें इसके ऊपर लगने वाले बल से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। ऐसे ही अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों को भी देखो प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसने और इसको प्रतिकर्षित कर दिया। मान लो ये हमारा Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और ये हमारा Q3 आवेश है। तो जो फर्स्ट वाले ने बल लगाया वो F1 वेक्टर,
दूसरे वाले ने जो लगाया वो F2 वेक्टर। अब आ जाती है बात तीसरे वाले की। तो तीसरा वाला देखो, ये दोनों भी सजाती हैं, वापस प्रतिकर्षित करेंगे तो इस पे बल यहां लगेगा और इस पे बल यहां लगेगा। ये किसकी वजह से लगा? थर्ड वाले की वजह से। तो कुल मिला के इस पे 3 बल लग रहे हैं, F1, F2, F3। ठीक है, ये जो तीनों बल है ये आपको दिख रहे होंगे कि समान है। कैसे? भले आप निकालो। जब आप F1 का मान निकालोगे तो कितना आएगा? देखो कि कौन लगा रहा है? F1 ये रहा। क्या है हमारे पास आवेश? K Q Q Q1 Q2। जनरल फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं अपन? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो K Q Q और इनके बीच की दूरी मैंने भी आपको बताई थी L/√3। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? L/√3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखो K Q Q नीचे आ जाएगा L का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो गया 3। सॉल्व किया कितना आया? 3 K Q Q अपॉन L स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब जरा दूसरे की वजह से निकालो। देखो सेम चीज आ रही है, K Q Q दूरी सेम, इसकी वजह से भी K स्मॉल q बड़ा वाला q और वही दूरी L/√3। तो कुल मिला के F2 का भी मान यही आ रहा है और F3 का भी मान यही आ रहा है और F1 का मान तो पहले ही इक्वल था ही। तो सबकी वजह से उत्पन्न होने वाला बल सेम ही होगा। तो हमें बल का मान मिल गया, तीनों की वजह से सेम है। अब हमें निकालना है इनका परिणामी। तो अभी के लिए मैं इनको मान लेता हूं कि तीनों को की बराबर है। तो इन तीनों को किसके बराबर मान रहा हूं मैं? F के। माना है सिर्फ, यानी इस Q पर 3 बल लग रहे हैं, एक इधर, एक इधर और एक नीचे। ये भी F, ये भी F और ये भी F। तो हम क्या करेंगे? हम किन्हीं भी दो का परिणामी निकालेंगे। जैसे ऊपर वाले दो का निकाला और उसको नीचे से कंपेयर कर लिया। ठीक है, मतलब उनको नीचे के साथ, वैसे तो दिख रहा है कि ये और ये सेम है तो इसका जो भी परिणामी आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा और ये सेम आएंगे, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। मैं आपको होली आंसर बता देता हूँ पर फिर भी प्रूफ कर देते हैं। अब देखो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है भाई? इनके बीच में कोण बन रहा है 120 डिग्री का। मुझे क्या करना? इन दोनों का परिणामी निकालना है, F और F का। इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 120 120 120 120 का बनता है। ये 60 का होता है, 120 का होता है। तो मुझे इन दोनों F का क्या निकालना? परिणामी। ये 2 है और ये आपका 3 है, इनका परिणामी चाहिए मुझे, है ना, और ये F1 ही है आपका। तो इन दोनों का परिणामी चाहिए। अब लास्ट क्लास में 11th क्लास में तुम लोगों ने परिणामी निकालने का एक सूत्र पढ़ा होगा, दो सदिशों का परिणामी निकालने का सूत्र क्या था? पढ़ा होगा तुमने A²। अब मुझे पता है कई बच्चों को याद नहीं होगा, पूरा भरोसा है मुझे कि नहीं होगा याद। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है, रूट में A² + V² + 2AB cos थीटा। ये वाला अपन यहाँ यूज करेंगे कि भाई F1 F2 F3 और कोण कितना? 120। इसको पीछे ले जाते हैं, 2 और 3 का परिणामी निकालते हैं। F23 के परिणामी को हम नाम दे देते हैं F23। ये किसका परिणामी है? 2 का और 3 का। कैसे लिखेंगे इसको? F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर + 2 F2 F3 और cos 120। cos 120 का मान कितना होता है भाई? ये लर्न होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। cos 120 होता है -1/2 और cos 180 होता है -1। ये रट लेना अच्छे से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फ्रीक्वेंटली आएगा। तो ये -½ और cos 180 होता है हमारे पास -1। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखना, ये दोनों F है, मैंने बोला था ना इसको F है। तो इजी करने के लिए इसको भी मैं F बोल रहा हूं क्योंकि हमने बोला ही मान बराबर है। इसको भी बोल दिया अपन F है। तो ये F² + F² + 2F² और ये cos 120 का मान -1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, F और F हो गया 2F² -F²। सॉल्व करा, क्या है हमारे पास? F² और F² का रूट लिया तो बेटा क्या आ गया वापस? F। तो कुल मिला के F2 और F3 का परिणामी कितना आ गया? वो भी एग्जैक्टली F के इक्वल आ गया। यानी ये और ये बल जो लग रहे थे इस पे, इनको नाम हमने दिया था F3 और F2। इसको दिया था F2 वेक्टर, इसको दिया था F3 वेक्टर और ये था हमारा F1। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो ये आ गया हमारे पास। इसको किसी और कलर से बना देते अपन।
ये रहा, इन दोनों के परिणामी को अपन ने बोल दिया F23 वेक्टर, और ये F के ही बराबर है। तो कुल मिला के देखो ये और ये बराबर, भाई किसी चीज का अगर अपन निकाल देते हैं परिणामी तो वो वेक्टर हट जाते हैं, तो कुल मिला के हट जाएंगे। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, बराबर और विपरीत है, इसका मतलब Q पर कितना बल लग रहा है, Q पर परिणामी बल क्या हो गया, 0। शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, एक मैं यहां से आपको छोटा सा ना हिंट या ट्रिक बता देता हूं एग्जाम के लिए, वो ये है, अगर कोई भी दो बल बराबर है और दोनों के बीच में कोण 120 डिग्री का है तो उनका परिणामी किसी भी एक बल के बराबर होगा। देखो जैसे ये दोनों बराबर थे, कोण 120 का था, तो परिणामी भी कहां है, बिल्कुल बीच में आया, एग्जैक्टली सेंटर में आया और किसी भी एक बल के बराबर आ गया। तो ये चीज दिमाग में डाल लेना, बहुत इजीली कई जगह कई बार यूज हो जाती है। ठीक है ना, आराम से। तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ये तो आसान सा प्रश्न था, तो आई होप सबको समझ आया होगा। कुछ नहीं करा, हमने बलों की दिशा निकाली, फिर दो का परिणामी निकाला जो बीच में आ रहा था, और जो एग्जैक्टली दोनों के बराबर आ गया, फिर बस ये और ये सेम आ रहे थे, कैंसिल हो गए, मर गए, कुल मिला के बच्चा क्या, 0, अंडा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। चलो क्या है हमारे पास प्रश्न, उदाहरण 1.7 क्या है, चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज की शीर्षों पर Q, Q और -Q आवेश है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे Q था, यहाँ पे भी Q था। तो बच्चों हमारे पास 3 आवेश है, एक है Q, एक है Q और एक है हमारे पास कितना, माइनस का Q। तो 3 आवेश हमारे पास है। ठीक है, अब क्या बोला भाई इसने, प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा। तो मान लो भाई तुम्हारा आवेश क्या है, Q1, ये क्या है, Q2, नाम दिया बस, तुम्हारी इच्छा करे जो नाम दो, कोई जरूरी नहीं, मैंने जैसे ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में दो, जिसमें जचे उसमें दो। इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3 बोलो, कौन बोल रहा है तुम्हें, कोई बोलने वाला। ठीक है, तो इन तीनों पर लगने वाला बल निकालना भाई। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश सेम है, तो मतलब जितना बल इस पे लगेगा उतना बल इस पे भी लगेगा, तो इनको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक पे बल निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे पे भी बल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इस पे लगने वाला बल देखते हैं। सबसे पहले देखो इस पर आवेश पर 2 बल लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। इसने देखो बल कहां लगाया, क्योंकि ये तो समान आवेश है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसने जो बल लगाया वो कहां लगाया, अंदर। कौन लगा रही, 3, तो F3। ये कैसे है दोनों, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, दूर जा तू जा, तो ये दूर देगा, भेजेगा इसको, तो इसकी वजह से बल कहां लगेगा, बाहर। भाई ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे ना, ऐसे लगेंगे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनमें बल ऐसे लगेगा, ऐसे। इस बल को बोल देते हैं F2 वेक्टर। अब देखो ध्यान से देखना, F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, K, Q, Q, और दूरी कितनी है, अच्छा दे ही नहीं रखी, चलो मान लो L ले लेते हैं। ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज ही है हमारा, L²। ऐसे F3 निकालो, देखो F2 निकालो, तो उसकी वैल्यू भी देखो सेम ही आएगी, पहले आप चेक कर लो, K, Q, Q और दूरी कितनी है, L, यानी दोनों की वजह से लगने वाला बल तो सेम है। अच्छा कोण देखो जरा, ये कोण कितना है, 60 डिग्री का, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री का। अभी क्या बताया था, अगर 2 बल बराबर हो, उनके बीच में 120 डिग्री का कोण बने, तो उनका परिणामी बिल्कुल उनके सेंटर में होता है और वो किसी भी एक बल के बराबर होता है। इसका मतलब इन दोनों का परिणामी कहां लगेगा, इन दोनों का परिणामी लगेगा बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, जिसको अपन बोलते थे चलो F23, और इसका मान कितना आएगा भाई, KQ²/L²। Q² कैसे लिखा, Q और Q था, तो इसके ऊपर परिणामी बल यहां लगेगा। बहुत आसान था, मैं तो कहता फ्री का फोकट का नंबर है इसके लिए। ठीक है, एग्जाम में इतना सॉल्व भी नहीं करके आना। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि 2 बल बराबर हो, 120 डिग्री कोण बना रहे हो, तो परिणामी किसी भी एक के बराबर होता, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है। उस वाले के साथ भी देखो सेम ही केस है, क्योंकि थोड़ा ही चिपक है वहां पे जाके, तो मैं इस डायग्राम को यहां बना देता हूं वापस। अगर मैं उस दूसरे आवेश के बारे में बात करूं बेटा, देखो चलो जगह है हमारे पास, तो वही बना देता हूं। एक तो यहां बल लगेगा इस पे, एक ही इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका भी परिणामी कहां आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये परिणामी इस तरीके से आएगा, तो उसके लिए अलग से हम नहीं निकाल रहे, इसके ऊपर फोकस करते हैं। नहीं, इसके ऊपर भी ऐसे ही आ जाएगा जैसे इसके ऊपर आया। अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसको देखो, एक तो ये आकर्षित कर रहा है और ये दोनों भी विजातीय हैं, मतलब विपरीत है, तो ये भी इसको आकर्षित कर रहा है। तो कुल मिला के
इस पर 2 बल लग रहे हैं, इस पर कौन कौन से 2 बल लग रहे हैं, एक लगाया इसने F1 वाले ने तो इसको लिख देते हैं F1 वेक्टर, एक लगाया किसने, इस 2 वाले ने, इसको लिख देते हैं F2 वेक्टर। इनका परिणाम ही अलग होगा क्योंकि इस बार इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। F1 और F2 का मान सेम ही है, भले आप चेक कर लो, जितना मान F1 का है उतना ही मान F2 का है, क्योंकि मान आएगा KQ² अपॉन L²। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको नहीं बताई अभी, वो मैं बता देता हूं कि जब भी अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नोटिस की होगी कि मैं साइन नहीं लेता। जैसे मैं बल निकाल रहा हूं, मैंने ऋणात्मक नहीं लिखा क्योंकि दिशा तो मैंने बता दी, मुझे पता है सदिश राशि दिशा में बता चुका हूं। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी हम आवेश लेंगे ना तो उनके चिन्हों को कभी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में लगाएंगे जब इससे तो ऊर्जा निकालेंगे, विभव निकालेंगे। इस चैप्टर में तो नहीं लगाएंगे, इतना दिमाग में डाल देना। ये सदिश राशि दिशा में बता रहा हूं ना, मैं दिशा अलग से क्यों बताऊं साइन लगा के, ठीक है। दोनों का मान सेम, और इस बार दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी -q पर परिणामी बल मुझे निकालना पड़ेगा। तो -q पर परिणामी बल देखो कितना आएगा, -q पर परिणामी बल आएगा हमारे पास, क्या आएगा देखो भाई, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और हो गया cos 60 डिग्री। अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना, उसको F मान लेते हैं, मान लिया भाई F है ना, मान लिया, इजी रह जाएगा मेरे लिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। F² प्लस ये F², वैल्यू नहीं रखनी अपने को, 2F² सेम है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो देखो बच्चों F² 3F² हो गया, यानी हम लिख सकते हैं इसको, उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो गया, 3F²। F² जब बाहर आएंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ F, तो रूट में 3F, जिसमें F का मान कितना है हमारे पास, F का मान है 3KQ² अपॉन L²। तो ये हमारे पास मान आ गया। तो कुल मिला के तीनों पर लगने वाले बल एक बार दर्शा देते हैं डायग्राम में। इस पे देखो नेट फोर्स कहां लग रहा है, इस पे नेट फोर्स बिल्कुल यहां लग रहा है, जो भी अपन ने निकाला, इन दोनों का परिणामी ये रहा, एग्जैक्टली नेट फोर्स बीच में लगेगा क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, ये रहा। और कितना लगेगा, KQ² अपॉन L², वो भी √3 के साथ। इस पर परिणामी बल इधर होगा जैसा भी अपन ने मैंने बोला, और इस पर इधर होगा, इन पर भी कितना लगेगा, KQ² अपॉन L²। इसमें रूट नहीं है, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने सारे जितने भी हमारे आवेश थे उनके ऊपर क्या करा, बल को निकाल दिया। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। चलो बच्चों, तो अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हम और यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, वो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या भाई, हमने ये तो बोल दिया कि 2 आवेश हैं, वो 2 आवेश एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, जिसका सूत्र अपन ने पढ़ लिया कूलाम के नियम से, K Q1Q2/R²। लेकिन अगर मैं एक सिंगल चार्ज के बारे में बात करूं, सिर्फ एक आवेश के बारे में बात करूं, तो अब एक आवेश के चारों तरफ ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई क्षेत्र होगा, जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आ रहा है ना, एंटर कर रहा है, तो बल का अनुभव करेगा, और उसके बाहर वो बल का अनुभव नहीं करेगा। जैसे अपन पृथ्वी लेते हैं ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ भी ना कोई क्षेत्र है जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, या अगर मैं चुंबक लूं, मैग्नेट लूं, तो उसके चारों तरफ का भी कोई ना कोई क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरी धातु की वस्तु आ जाएगी या चुंबक आ जाएगा, तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। सेम चीज आवेशों के साथ है बच्चों, कि कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ का कोई ना कोई क्षेत्र होगा, जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर आ जाए ना, तो उस पर जो बल लगेगा ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नाम से सीधा सीधा आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखो क्या लिखा है, एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों तरफ कुछ क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इन आवेशों ने अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करा है, जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश एंटर करते ही कोई बल का अनुभव करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो पॉजिटिव आवेश है, अब होगा भाई इसके चारों तरफ का कोई ना कोई रीजन, ठीक है ना, जनरली वो सर्कुलर ही होता है। अगर हम आवेश जो है वो सर्कुलर ले रहे हैं, तो सर्कुलर मतलब स्फेरिकल हो गया, गोलाकार, तो इस तरीके से क्षेत्र होगा, ठीक है। मतलब अगर आवेश इसके बाहर है कोई दूसरा आवेश, तो बल नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, मस्त है, बाहर घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी बाउंड्री में आ गया, अब ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। जैसे क्लास में मस्त तुम कॉरिडोर में घूम रहे हो स्कूल के बाहर, तो कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही क्लास के अंदर आ गए, फिर अब टीचर की चलेगी, ठीक है, फिर तुम्हारी थोड़ा ना चलेगी। तो वैसे आवेश है,
अब बाहर घूम रहा था इसके तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर कर गया, इसके क्षेत्र में एंटर कर गया, तो अब ये आवेश या तो इसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित कर देगा, डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो बच्चों ये बात तो हो गई हमारे थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए बात तो ठीक है, हाँ भी ठीक है, क्षेत्र वेत्र ऐसा होता है। लेकिन अब साइंटिस्टों ने सोचा कि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर किसका यूज करें। फिर उन्होंने इनको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए, मतलब गणितीय रूप से दर्शाने के लिए एक टर्म दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी का ही भाई है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र एक कॉन्सेप्ट था, उसी को ही गणितीय रूप से परिभाषित करने के लिए हमने एक टर्म दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज और समझेंगे, जिसको अपन बोलते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्ज, या इसको हम टेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं। यहां पे हम इसको टेस्ट चार्ज बोले तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी में इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। बिंदु की वजह इसको परीक्षण लिख लेते हैं, क्योंकि आपको मोस्टली जगह परीक्षण ही मिलेगा, तो इसको परीक्षण आवेश बोल देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परीक्षण आवेश के बारे में, है ना, टेस्ट चार्ज के बारे में। अब ध्यान से सुनना, जैसे अगर मुझे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कैलकुलेशन करना है मान लो, और जैसे अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, सही बात है, मैं भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा हूं, ये भी भाई सही बात है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और मैं उसके सामने बहुत छोटा सा हूं, तो पृथ्वी क्या हो गई, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और जब मुझे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है, उसके ऊपर स्टडी करनी है, तो मैं अपने आप को क्या मान लूंगा, मैं अपने आप को परीक्षण द्रव्यमान मान लूंगा। मतलब मैं इतना छोटा हूं कि मैं पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई नहीं कर सकता। सेम चीज यहां पे हम अप्लाई करेंगे, हम एक ऐसा आवेश लेंगे जो कि इतना छोटा होगा जो कि दूसरे आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। मान लो ये जो बीच में बड़ा आवेश रखा हुआ था, इसके क्षेत्र की स्टडी करनी है अपने को, है ना, तो हम इसके पास में जो आवेश लेकर जाएंगे ना इसके अंदर, वो जो आवेश होगा वो कैसा आवेश होगा, वो होगा हमारा परीक्षण आवेश, या इतना छोटा आवेश है जो कि इस बड़े वाले आवेश को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। पहला, जनरली इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे, स्टैंडर्ड हो या लोकल हो, सब में उसको कैसा लेते हैं अपन, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जनरली नेगेटिव भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये इतना छोटा है, इसका परिमाण इतना छोटा है कि ये दूसरे वाले आवेश को, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जिसका विद्युत क्षेत्र आप निकाल रहे हो, उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी बल अप्लाई नहीं करेगा। जैसे मैं और धरती माता, जब मुझे धरती माता को गुरुत्वाकर्षण बल निकालना था, तो मैं धरती माता पे बल तो लगा रहा हूं, लेकिन वो इतना कम है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी तो धरती माता मेरी तरफ नहीं खिंचती, है ना। तो देखो सेम चीज हमने यहां पे बोला है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर जितना बल लगे उसको अपन बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझाते हैं इसका मतलब, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ रीजन है इसके चारों तरफ का, जिसको अपन ने विद्युत क्षेत्र बोला। अब इस विद्युत क्षेत्र में ना मैं एकांक धनावेशित एक टेस्ट चार्ज ले आया, मतलब एक परीक्षण आवेश ले आया, मैंने बोला बहुत छोटा है, तो इस परीक्षण आवेश पर, इस एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लग रहा है ना, इस एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लग रहा है ना, उस बिंदु पर, उस बिंदु की क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमने बल तो निकाला, लेकिन एकांक आवेश पर निकाला, इसलिए डिवाइड कर दिया अपने आवेश से। मान लो यहाँ पे 2 कूलम आवेश रखा होता, पर मैं 2 कूलम आवेश पे बल निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ 1 कूलम आवेश पे जब बल चाहिए, इसलिए मैंने Q से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो F/Q है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसका एक जनरल फॉर्मूला आ गया, E = F/Q। अब जनरली परीक्षण आवेश को हम Q0 लिखते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे Q0 लिख रहा हूं। Q0 यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश, जो इसके पास में अपन लेके गए, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। तो जनरली आपको कहीं कहीं फॉर्मूले में ऐसा भी दिखेगा, देखो जैसे एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा लिमिट, LIA मतलब लिमिट, Q0 टेंड्स टू 0, फिर लिखेगा ऊपर F/Q0। तो बच्चों ये जो आगे लिखा है ना, इस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि Q0 बहुत छोटा है। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा
कि भाई जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं ऐसा। तो ये जो क्यू नॉट है ना, बहुत छोटा है इसका परिमाण, इसलिए अपन ने लिख दिया है क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब इसका मान लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं है, उसके पास में जा रहा है, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे फॉर्मूला लिखो, चाहे ऐसे फॉर्मूला लिखो, दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। आई होप ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वाला अपन यूज करेंगे। तो बच्चों हमें E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट पता पड़ गया। अब इसका अपन एक बार निकाल लेते हैं, जो भी विमा है, जो मात्रक वात्रक है, वो सब एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा इसके अंदर टॉपिक आएगा, इसका जो भी विमीय सूत्र बन रहा है या जो इसका मात्रक बन रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या पड़ा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो बच्चों एफ का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और आवेश का कूलाम, तो इसका मात्रक जो बना वो क्या बना, न्यूटन पर कूलाम। या इसको आप वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हो। अभी कैसे आया, इसके लिए थोड़ा अपने को सेकंड चैप्टर में जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा वहां पे। जो वोल्ट होता है वो जूल पर कूलाम के इक्वल होता है, और जूल एक्चुअली क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है ना, तो वोल्ट जो होता है वो न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम तो था, मीटर नहीं था, तो मैंने क्या करा, इसका एक और यूनिट है, आपको याद रहता तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने ऊपर नीचे मीटर से गुणा भाग कर दिया, तो देखो ये बन गया न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम, क्या बन गया, जूल, सॉरी न्यूटन मीटर पर कूलाम क्या बन गया, वोल्ट। तो ये वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट एक और आ गया। तो एक यूनिट आया न्यूटन पर कूलाम, एक यूनिट आया हमारे पास वोल्ट पर मीटर। ये इसके कौन से मात्रक हैं, ये जो इसके मात्रक है इसके ऐसा ही मात्रक है। अगर मुझे इसका सीजीएस मात्रक निकालना है, सीजीएस मात्रक मतलब अब सारी चीजें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसमें में चली जाएगी। तो देखो न्यूटन का होता है डाइन, डाइन, और कूलाम का होता है स्टेट कूलाम या स्थैत कूलाम, जो भी आप बोलना चाहो, या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इसका हमारा सीजीएस मात्रक हो गया डाइन पर स्थैत कूलाम। ठीक है, मेन ये आपको याद रखना है, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और सीजीएस मात्रक हो गया डाइन पर स्थैत कूलाम। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब निकालते बच्चों इसकी विमा। तो देखो विमा कैसे निकलेगी भी, बहुत आसान। मैंने आपको एक विमा लर्न करने के लिए बोल रखी है, बल की विमा आपको लर्न होनी चाहिए। वो कितनी होती है, m1 l1 t-2। देखो हमें क्या चाहिए, न्यूटन पर कूलाम चाहिए, तो बल की क्या होती है, m1 l1 t-2। एक कूलाम की भी याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा यूज होती है तो क्लास में, इसकी होती है a1 t1, है ना, एम्पेयर इंटू सेकेंड चाहिए, डिवाइड में लिखेंगे a1 t1। देखो m का तो कोई भाई है ही नहीं, तो m की जगह सीधा सीधा m1, l का कोई भाई नहीं है, l को छोड़ दो। हाँ भाई t का भाई दिख रहा है तुम्हें, तो ये जब t जो है जो कि +1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो गया, -3, और a के ऊपर आ जाएगा -1। तो ये आगे इसकी विमा m1 l1 t-3 a-1। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मात्रक और विमा काफी इंपॉर्टेंट है, अपने को अच्छे से आनी चाहिए। चलो इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, एक सदिश राशि होगी। तो अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा बेटा, सदिश रूप इसका ऐसा आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, क्योंकि Q जो होता है सदिश राशि होती है, तो ये हो गया इसका सदिश रूप। ठीक है, अब क्योंकि सदिश है तो दिशा भी होगी। अब इसकी जो दिशा होती है वो कहां से कहां पे होती है, अगर धनावेश के लिए लोगे तो बाहर की तरफ, ऋणावेश के लिए लोगे तो अंदर की तरफ। नेक्स्ट देखो, ये हमारा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से हमेशा दूर की ओर होती है, और ऋणावेश के लिए आवेश की दिशा के कहां पे होती है, अंदर की तरफ। मतलब अगर हमारे पास एक धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ, कुछ ऐसे, है ना। और अगर ये ऋणावेश है तो इसके अंदर कहां की तरफ होगी, अंदर की तरफ। अब देखो हमें देखना है विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब देखो यहां से एक चीज और आई,
जो E है वो किसके इक्वल है, F अपॉन क्यू नॉट के। तो अगर मान लो मुझे किसी जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, मतलब मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में मैंने कोई आवेश रख दिया, तो उस आवेश पे बल लगेगा, हमें पता है। तो बल कितना होगा वो यहां से निकल आएगा। देखो बल किसके बराबर हो गया, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अगर सदिश रूप में लिखूं तो डायरेक्ट लिखूं तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई, यानी उस आवेश को उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा कर दो, तुम्हें उस आवेश पे लगने वाला बल मिल जाएगा। तो जो धनावेश होता है उसमें जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगती है। मतलब मान लो यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो अगर ये धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे बल भी कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन मान लो अगर ये ऋणावेश है, तो इस पे बल कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। धनावेश पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मतलब मान लो कि ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन का ये वाला पार्ट क्या तुम्हारा, ये हमारा एक पॉजिटिव प्लेट है, मतलब ये यहां से यहाँ पे आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे जा रही है। तो अगर मान लो अगर मैं धनावेश हूं तो मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पे बल उसी की दिशा में लगेगा। अब मान लो मैं ऋणावेश हूं तो मैं कहां पे जाऊंगा, पीछे की तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज हमने वर्ड्स में लिख दी है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, और अगर धनावेश हो तो कहाँ लेंगे, ऋणावेश हो तो कहाँ लेंगे, धनावेश पे बल कहाँ लगेगा, ऋणावेश पे बल कहाँ लगेगा, ये सब चीज अपने को बस पता होनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक इसके ऊपर और देख लेते हैं। हम देखेंगे बच्चों एक बिंदु आवेश की वजह से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत इजी है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को शॉर्ट में लिखते हैं बेटा ऐसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख दीजिए आप, हो जाएगा आपका शॉर्ट में काम। ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई धनावेश है, ठीक है ना, और मैं चाहता हूं इससे r दूरी पर, मान लो ये पॉइंट P है, ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि धनावेश है तो इसकी वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ। कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ। अब अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू F बट्टा क्यू नॉट। मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ क्यू नॉट, छोटा सा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, अगर ये बड़ा आवेश क्यू है और छोटा आवेश क्यू नॉट है तो बल लगेगा के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और अपॉन आवेश कितना है, क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई का मान हमारे पास क्या आया, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस आवेश की वजह से उत्पन्न हुई उसी पर निर्भर करेगी, इसलिए क्यू नॉट हट गया। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा, इसका सदिश रूप देखो क्या होगा, सदिश रूप होगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब बच्चों ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, कोई भी सदिश लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। तो परिमाण तो लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, और दिशा आ गई आर कैप से। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा देखो ना, आर कैप की दिशा में बाहर की तरफ है। अगर ये धनावेश है तो किसके लिए लिखा है, धनावेश। और अगर ये ऋणावेश होता, मान लो ये ऋणावेश होता इस तरीके से, तो इस पे दिशा कहां पे होती है, इसकी अंदर। तो मैं लिखता हूं यहां पे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, अगर ये ऋणावेश होता तो। अब देखो ई और आर में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर संबंध व्युत्क्रमानुपाती हो तो ग्राफ कैसा बनता है, एक आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया। हमें मेन इस फॉर्मूले से मतलब है के क्यू बटा आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में अपन इसी का ही यूज करेंगे, बस धनावेश में बाहर, ऋणावेश में अंदर, बस इतना सा करना। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।